इसके बाद आपके यूनिट आ जाता है 5.2 पार्टनरशिप्स, ठीक है ना। अच्छा ये वाली चीजें जो इक्का दुक्का है ना, जैसे मेक एडजस्टमेंट्स फॉर गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स की आपको पता है एंट्री क्या होती है, ये सारा पीछे कर चुके। कह रहा है सोल ट्रेडर के केस में इररिकवरेबल डेट्स, डाउटफुल डेट्स की क्या वर्किंग है, एक्रूअल प्री पेमेंट की क्या वर्किंग है, तो वो सेपरेट टॉपिक के तौर पे कर चुका है। वो हर सोल ट्रेडर के साथ इसकी क्या वर्किंग होगी, पार्टनरशिप में क्या होगी, वो अलग अलग नहीं होती, वो सेम ही वर्किंग होती है, सही ना। इररिकवरेबल डेट्स अगर सोल ट्रेडर के हो, पार्टनरशिप के और कंपनी के हो, इररिकवरेबल डेट्स है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। अगर प्रोविजन में डाउटफुल डेट्स का, तो वो चाहे सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, तीनों केस में आपका डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होगा। तो ये अलग से इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, दोबारा हर एक के साथ जब पहले हो चुका है। अच्छा जी, ये सिलेबस को लेके चलने, इस वजह से मैं इतना ज्यादा हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पार्टनरशिप आपको पता है क्या होती है, जब दो एटलीस्ट लोग ज्वाइन टुगेदर होता है तो सोल प्रोवाइडर नहीं, पार्टनरशिप हो जाता है, दो ओनर तो पार्टनरशिप बन जाती है। और कई कई कंट्रीज में लिमिट होती है कि मैक्सिमम पार्टनरशिप के तौर पे आप इनफॉर्मली 20 लोगों तक ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद तो आपको मतलब मैंडेट है आपके ऊपर कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसको सेपरेट एंटिटी बना देना। बिजनेस आपकी अपनी वो नहीं, मलकियत नहीं, मलकियत भले आपकी हो, लेकिन आप उसके शेयर होल्डर होने चाहिए। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए उस केस में, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप, जितने पार्टनरशिप पार्टनर्स बढ़ते चले जाते हैं, उतना डिसएग्रीमेंट के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और अगर पार्टनर एक भी जाने की बात करता है ना, तो वो अपना पैसा ले जाने की बात करता है। वो उसका पैसा हो सकता है नॉन करेंट एसेट में स्टक हुआ हुआ, और वो कमाने के लिए यूज हो रहा पैसा, वो कह रहा नहीं मैं तो निकल रहा हूँ और मुझे अभी चाहिए पैसा, तो वो नॉन करेंट एसेट बेचना पड़ जाएगा। तो इट्स लाइक, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि वो अंडा देने वाली मुर्गी जिसके आप अंडे बेचते हो, वही काटनी पड़ रही, वही सेल कर देनी पड़ रही, तो फिर ऑपरेट कैसे करोगे। तो पार्टनरशिप में नुकसान होता है। लेकिन सोल कंपनी के केस के क्या होता है, कंपनी से सेपरेट एंटिटी, किसी एक के जाने से बंद नहीं होती, कोई चला या बंद नहीं होगी, क्योंकि सेपरेट एंटिटी है। तो ओनर्स का क्या रोल है, शेयर होल्डर्स का रोल है। तो ओनर को अगर अपना पैसा वापस निकलवाना, नहीं निकलवा सकता ओनर, मतलब कंपनी को शेयर वापस करने पैसा ले लो, नहीं ले सकता। तो कैसे लेगा अपना पैसा वापस, उसको नहीं रहना शेयर होल्डर, किसी और को ढूंढे जो चाहता है इन्वेस्ट करना कंपनी के अंदर, उसको अपना शेयर सेल करे, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो ढूंढना पड़ेगा बंदा। पब्लिक पहले तो करंट शेयर होल्डर्स जो दीगर उनसे पूछेगा, भाई मेरे शेयर आप तो खरीद दो और मुझे पैसा दे दो, मैं तो एग्जिट लूँ, तो ऐसे कंपनी तो चलती रहेगी ना प्राइवेट लिमिटेड, जरूरी है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में वो इनफॉर्मल बिजनेस है, वो जोर जबरदस्ती अपनी अपनाता और कहता कि भाई बंद करा दो बिजनेस, बंद करो बिजनेस। और सिर्फ इतना पैसा नहीं था, कहता बिजनेस के अंदर जो नाम है ना बिजनेस का, उसकी गुडविल है बिजनेस के नाम की, उस नाम में भी मेरा हिस्सा है। तो बिजनेस को एज अ बिजनेस पूरा किसी और को सेल कर दो, ताकि जितने एसेट्स उसके हैं सिर्फ वो पैसे ना मिले, बल्कि पूरे बिजनेस के नाम के भी पैसे मिले, गुडविल भी मिले, तो उसमें भी मेरा हिस्सा है। तो उसके बड़े सारे ये वाले नखरे आते हैं ना, तो बंद हो जाता पार्टनरशिप के केस में बिजनेस। और जैसे जैसे पार्टनर्स बनते बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे वो बढ़ता है, डिसएग्रीमेंट्स के चांसेस बढ़ते जाते हैं। बहरहाल तो पॉइंट ये है कि पार्टनरशिप की आपकी 20 की लिमिट कई कंट्रीज के अंदर है, हो सकता है किसी कंट्री में चेंज भी हो, ठीक है। तो अपने जहन में ये रखना 2 से 20 पार्टनर्स है। अच्छा 20 से ज्यादा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसका 100% शेयर एक ही बंदे के पास हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। ये नहीं कि 20 से 21 हो गए तभी प्राइवेट लिमिटेड हो गए, 19 बंदे प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकते। भाई 19 शेयर होल्डर्स होने में क्या बुराई है, 15 शेयर होल्डर में 2 शेयर, एक शेयर होल्डर्स में होने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उससे क्या किया, अकलमंद है अगर कोई कि शेयर होल्डिंग पूरी अपने पास रख ली, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर कर दिया अपने बिजनेस को, तो बिजनेस उसका सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। कल को कोई बिजनेस से मिसहैप होता है, तो जो भी लायबिलिटीज है वो उस कंपनी बन गया, कंपनी की हद तक है। ये कंपनी अगर बंद भी होती है ना, तो कंपनी के तमाम एसेट्स लिक्विडेट हो गए, जो जो पे बैक कर सकते हो कर दिया आपने, जो जो डैमेजेस पे कर सकते हो, किसी का आपने कोई नुकसान कर दिया फ्रॉम द कंपनी साइड, कंपनी ने किसी का फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट निकाली जिससे बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई, खुदा खासा फूड पॉइजनिंग हो गई, तो जब केस होगा कंपनी पे होगा, क्योंकि कंपनी एक अलग शख्सियत है। ओनर कहेगा मैं तो डिफरेंट हूं, मैं तो मेरे पास तो सिर्फ शेयर्स है, कंपनी इटसेल्फ चल रही है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स रखे हुए ना एम्प्लॉइज, वो इसमें रगड़े में आ जाएंगे, बल्कि जो चला रहे हैं कंपनी को। हाँ अगर ये खुद ही डायरेक्टर, ओनर खुद डायरेक्टर भी बना हो तो फिर ये रगड़े में आएगा, लेकिन किस कैपेसिटी में, शेयर होल्डर कैपेसिटी में नहीं, डायरेक्टर होने की वजह से, कि कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है, चला रहा है, एमडी है, तो उस वजह से बाहर। तो पॉइंट इस कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, विजडम इसी में कि उसको अपने बिजनेस को कंपनी के तौर पे रखोगे ना, तो बेहतर है, डील्स उसी हिसाब से बनेंगी। अच्छा बाहर ये आप पढ़ लेना, थियरी पहले भी पढ़ चुके हो, बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ चुके हो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के अंदर क्या अकाउंटिंग किस तरह होती है उसको जानने से पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर भाई पहले तो इस लफ्ज का मतलब देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दो बंदे मिलकर एग्री कर रहे हैं कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस साथ चलाएंगे, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया, काफी है।
फिर लेकिन वो डिसाइड करे भाई तो कितना पैसा देगा, मैं कितना, भाई मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा, मैं सर्विस दूंगा, तुम पैसा लगाओ। पार्टनरशिप एग्री कर गए ना, मैं सर्विस दूंगा अपनी, मैं वर्किंग करूंगा, तुम पैसा लगाओ, और जो प्रॉफिट होगा 50-50 डिवाइड होगा। ठीक है, हो सकता है। इसमें आप ये नहीं कह सकते मेरा पैसा लग रहा है, मैं कहूंगा मेरा वक्त लग रहा है। कल को लॉस हो गया, बिजनेस बंद होने लगा, तो ये उठ के आ गया यार पैसा तो सारा मेरा लगा, तो मेरा कितना नुकसान हो गया, मैं कहूंगा वक्त सारा मेरा लगा तो मेरा कितना नुकसान हो गया। ये सारा वक्त जो मैं कहीं और लगा के कमा सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी, जो सारा वक्त यहाँ लगाया मैंने। क्लियर हो रही? सो आप कहोगे कि वक्त में क्या, तो आप लगा देते, तो की क्यों मेरे साथ पार्टनरशिप, अगर ऐसे था तो ये तो पहले उदाहरण। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्रीमेंट वर्बल में भी पार्टनरशिप हो जाती है, तुमने एक बात की, मैंने एक बात की, हमने एग्री किया, स्टार्ट हो गया, लेकिन रिटन एग्रीमेंट होता है तो फ्यूचर के डिस्प्यूट से बचाता है। मैंडेटरी नहीं, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट हो तो कल को कोई डिस्प्यूट होगा ना, तो हमारे एग्रीमेंट के बेसिस पे रिजॉल्व होगा कि हमने जो एग्री किया था कि अगर बिजनेस बंद हुआ तो क्या कंडीशन होंगी, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो वो फिर एग्रीमेंट में सब लिखा जाता है। बेसिक चीजें आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखी होती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट कि कौन सा पार्टनर कितने लगाएगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कि किस, जब प्रॉफिट या फायदा या नुकसान हो वो किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, 60-40%, 30-70%, या 3 पार्टनर है तो 20%, 40-40%, या 25-25, 30%, जो भी रेशो परसेंटेजेस में निकाल सकते हो या रेशोज में निकाल सकते हो, 2:2:1। जो भी प्रॉफिट है वो टोटल 5 यूनिट्स के बराबर का प्रॉफिट है, वो 5 यूनिट्स में डिवाइड होगा, और 2 यूनिट्स इस बंदे को मिलेंगे, 2 यूनिट्स उसको मिलेगा। तो अगर 5 लाख प्रॉफिट हुआ तो उसको डिवाइड बाय 5 किया तो 1 लाख पर यूनिट पर रेशो प्रॉफिट आया। तो जिसका 2 है, जिसका 2 है, जिसका 1 है, तो 1 लाख के 2 इससे 1 को चलेगा, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और तीसरे बंदे को 1 लाख, इस तरह 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो पीरियड डिसाइडेड होता है, लॉस भी वैसे ही शेयर होता है जैसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर कल को बिजनेस में लॉस किया तो 50%, अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो 50% लॉस भी शेयर होगा। सही है, 50-50। अगर नहीं लिखा हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं जिसमें मैं भी सोचता था यार ये तो अनफेयर है, अगर नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कि कितना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, 50-50 होगा फिर, या 3 पार्टनर है तो 1:1:1 होगा। क्लियर है? अगर कुछ नहीं लिखा हुआ क्या होगा, 1:1:1। अब चाहे बिजनेस स्टार्ट होते वक्त पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है, हो सकता है पार्टनर ए ने 10 मिलियन रुपीज लगाया, 1 करोड़, पार्टनर बी ने हो सकता है 2 मिलियन रुपीज लगा, 20 लाख, पार्टनर सी ने हो सकता है 1 मिलियन लगाया, फिर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इफ देयर इज नथिंग रिटन। ये नहीं कि शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है, शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट पे एग्री करना पड़ेगा हमें बाकायदा कि जो जितना लगा ना उसको उसी रेशो पे प्रॉफिट मिलेगा। जरूरी है, जब ये बात एग्रीड नहीं है और प्रॉफिट हो रहा है, हाँ भाई मेरा इतना लगा था, मुझे इतना नहीं, आप कहोगे इक्वली, परेशान हो जाएगा, है इक्वली जी, चलो कोर्ट, इक्वली होगा, जब तो पहले एग्री करना है, ठीक है, अगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट जो है इक्वल होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो है ना पहले से तय हो जानी चाहिए बात, और थोड़ा बहुत किसी लीगल एडवाइजर को भी रख लेने का जब बिजनेस बड़े हो रहे हो। अच्छा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग के अलावा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप ये डिसाइड करते हो, पहले तो ये देख लें कि कैपिटल हम कितना इन्वेस्ट करेंगे, पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बनाया, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब कि जिसने जितना कैपिटल लगा उसमें उसको एक सालाना इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है ना, अगर पार्टनर्स एग्री करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेट कर दिया 10% पर एनम पे, सब वेरी बिग वन, तो जिसने पार्टनर ए है, पार्टनर बी, दोनों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, या ठीक है, पार्टनर ए ने लगाया हुआ $1 लाख, पार्टनर बी ने लगाया हुआ मिसाल के तौर पे $1,20,000 या $2 लाख, ठीक है। तो एनुअली इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो बाद में होगा, पहले उनको इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% मिलेगा, इसको $10,000 मिलेगा बिजनेस से, इसको $20,000 मिलेगा बिजनेस से, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे, और बाकी उसके बाद 50-50 शेयर कर रहे हैं लोग, तो मिसाल के तौर पे अगर प्रॉफिट हुआ पूरे साल का $1,50,000, तो इसको 50-50 शेयर करते तो 75-75 आता हाथ में, हाँ, लेकिन इसको 50-50 शेयर करने से पहले एक काम करना है, इसमें से $10,000 पार्टनर ए को एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1,50,000 में से माइनस कर दो, क्योंकि डायरेक्टली पार्टनर ए के पास चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, और पार्टनर बी जो है उसको उसकी इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है, $20,000, ठीक है ना। तो 1,50,000 में से
30,000 माइनस करो तो क्या बचा 1,20,000। अब 1,20,000 डॉलर जो है ना वो इन दो में 50-50 डिवाइड करो तो कितना कितना हुआ, पार्टनर ए 60, पार्टनर बी 60, ठीक है। तो अब पार्टनर ए के पास इफेक्टिवली कितने पैसे आए, 70 आए, ये 10 और ये 60। तो पार्टनर बी के पास कितना है, 20 + 60 80, ठीक है ना, फर्क आया। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह का होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखने की वजह क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स इंकरेज करने के लिए, ताकि पार्टनर्स इन्वेस्ट करें बिजनेस के अंदर। कि आप अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो जो भी प्रॉफिट होगा सबसे पहले आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतना तो परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा खाली बिजनेस से, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, इसी तरीके से एक चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। जिस तरह ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना इंकरेज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कि जितना पार्टनर इन्वेस्ट करेगा उसको उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पर मिलता चला जाएगा। तो पार्टनर ने अगर 2 लाख डॉलर की जगह 3 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर दिए तो उसको 10% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, तो मतलब $30,000 उसको मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर कोई प्रॉफिट बचेगा वो भी उसको मिलेगा, सही। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है विड्रॉवल्स को डिस्करेज करने के लिए। कि जो पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा तो लेट्स सपोज उसको उसका 12% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा ड्रॉइंग्स के ऊपर। अब एक पार्टनर ने कह रहा प्रॉफिट हुआ निकालवाऊंगा, हाँ निकलवाओ, लेकिन हमने एग्री किया हुआ था जो निकलवाएगा पैसे तो वो एक इंटरेस्ट भी देगा फिर। तो अब एक पार्टनर है उसने निकलवाए पैसे, मिसाल के तौर पे पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, ठीक है ना। पार्टनर ए ने पूरे साल पैसे निकलवाए $30,000 बिजनेस से, पार्टनर बी ने पूरे साल बिजनेस से पैसे निकलवाए मिसाल के तौर पे $70,000। और ये भी निकलवाना आसान नहीं है, ये निकलवाने के लिए इतना काम भी किया हो, इतना प्रॉफिट भी किया हो। ये नहीं कि जो मैंने पहले इन्वेस्ट किया था वो निकलवा लिया, ये नहीं होगा। वो जो पहले इन्वेस्ट किया ना कैपिटल के तौर पे वो नहीं निकलवा सकते आप बिजनेस से, वो अलाउड नहीं, वो तो फिक्स हो गए। उस पैसे से जब बिजनेस चलेगा और कोई इनकम जनरेट होगी वो बिजनेस के अंदर रहेगी, सिवाय उसके कि आप जब जब निकालते रहो तो उसमें से निकाल सकते हो पैसे, लेकिन जब जब निकालोगे उस पर भी एक पेनल्टी लगा दी ड्राइंग से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो कितने परसेंट लगाइए, 12%, ठीक है। तो कितनी 12% से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30,000 को 10% मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3,000 आता है, $3,600। ये क्या है, ये क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसको देगा, बिजनेस को। बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, इसके अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो इफेक्टिवली इसको 30 मिले और 36 वापस इसको देने पड़े, तो इफेक्टिवली इसको मिले 26,400 देखा जाता है। इस तरह 70,000 वाला जो है 14,000 और 1,400 $15,400, $15,400 इसका बना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हाउ विल इट वर्क, इट विल वर्क इन दिस मैनर। लेट्स सपोज वो प्रॉफिट हम सोचते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ था, $1,50,000 हुआ था, ठीक है ना, प्रॉफिट हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसमें पहले ऐड कर दो कि पार्टनर ने जो ड्राइंग्स की थी वो कितनी कितनी थी, 30,000 70,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनको पे बैक करना पड़ा। निकलवाया बिजनेस से इतना और इतना लेट सपोज, तो उनको अपने अकाउंट से पे बैक करना पड़ा 3600 और 15,400, तो प्रॉफिट को बढ़ा देगा वो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर ए के सर पे पड़ी 3600, तो वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर बी के सर पे पड़ी 15,400, ठीक है ना। इससे क्या प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक 50 के अंदर अगर मैं ऐड करूं 600 16 19,000 तो 169,000 बन गया टोटल। अब ये 169,000 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप ये मत सोचना फायदा क्या, ऐड कर रहे हैं दोबारा उन्हीं में तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शन चेंज हो रही है ना। ऐड 3600 किया इसने और इसने 15,400 से ऐड किया, लेकिन जब जो टोटल हुआ बनेगा बटेगा बराबर ना। लेट सपोज अगर ये नहीं करते ऐड तो एक 50 कितना कितना बचता, 75 और 75 बढ़ता, ए को 75,000 मिलता और बी को 75,000 मिलता, राइट। लेकिन क्योंकि हमने ये पेनल्टी लगाई है तो अब एक 50 के बाद ये दो दो अमाउंट ऐड हो रहे हैं, तो कितना बन गया 169,000। अब 169,000 का अगर 50-50 बांटे तो क्या होगा 84.5 के 84,500, ठीक है ना। 84,500 84,500 मिलेगा किसको, ए को और बी को। अब जरा इफेक्टिवली देखते हैं कि 84,500 ए को मिला और ए की जेब से कितना चला गया 3600। ए ने 3600 प्रॉफिट में ऐड किया, बी ने 15,400 ऐड किया प्रॉफिट में, तो 169 पे पहुंचा। फिर 169 में से 84,500 को 84,500 को, तो एक ने जो 84,500 में से फिल वक्त ये माइनस करके देखा कि जो उसने 3600 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के तौर पे पे किया था, जरा माइनस करके देखा उसने, तो क्या बचा 80,900। और बी को 15,000 माइनस 15,400 माइनस करना, तो 68 ये बचा बी को।
सही ना, इफेक्टिवली बी को मिला तो 84,500, लेकिन उसकी जेब से 15,400 गया भी तो था, वो माइनस करो तो उसको कितना बचा 68,900। अगर ये नहीं करते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वर्किंग तो दोनों को 75-75 मिलता। यहां पर किसको फायदा हो गया, ए को फायदा हो गया और बी को नुकसान हो गया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस नहीं होता दोनों को 75-75 मिलता, खुश थे दोनों। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाने की वजह से पैसा निकलवाया ए ने भी बी ने भी, लेकिन बी ने बहुत ज्यादा पैसा निकलवाया था। बी ने $70,000 निकलवाया था और ए ने सिर्फ $30,000 निकलवाया था। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 3600 बना, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15,400 बना, और ये दोनों अमाउंट्स मिलके 19,000 के आपके प्रॉफिट में ऐड हो गए। तो आपके प्रॉफिट को कहां लेके 169,000 तक, फिर 169,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ दो बंदों में। सही है, तो ए को पहले से 75 मिलने वाला था, लेकिन अब इफेक्टिवली ए को कितना मिला 84,500, लेकिन खुद उसके 3600 भी तो उसमें शामिल है ना, तो उसके 3600 जो उसके शामिल है वो माइनस कर दो, फिर भी 80,900 मिला ना ए को। और बी को मिलने वाला था 75,000, लेकिन क्योंकि उसने इतनी सारी ड्राइंग्स की तो उसमें उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेनल्टी भी इतनी पड़ी। ठीक है ना, अब वो सोचे भी यार कोई मसला नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर ऐड हो भी गया तो प्रॉफिट में ही ऐड होगा, प्रॉफिट मुझे ही मिलना है ना। अगर प्रॉफिट एक 50 में से आधा मिलता तो 75 मिलता आपको, लेकिन अब 169 में से आधा मिल रहा है 84,500, वाह, लेकिन उसमें आपने अभी 15,400 मिलाए हुए भी है, उसको तो माइनस करो, तो इफेक्टिवली आपके पास 68,900 जेब में आ रहे। तो जो 75,000 आने वाले थे उसकी जगह अब आपके पास सिर्फ अब आपका तकरीबन 6,000 कम आ रहे हैं उससे। ठीक है ना, जबकि इसको 75,000 आने वाले थे, इसको 5,900 ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है? एनीवेज, दिस वाज जस्ट बताने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, दो बरअक्स चीज है एक दूसरे के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जिसने जितना कैपिटल एंटर किया पार्टनरशिप में उसको उसके बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उतना ज्यादा है। क्यों, इंटरेस्ट का रेट तो एक ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन कैपिटल जितना बढ़ता जाएगा तो उसको रेट से मल्टीप्लाई होकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट बढ़ता जाएगा, ज्यादा आता जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर्स की सैलरीज भी होती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा पार्टनर वर्किंग पार्टनर है और उसकी क्या सैलरीज होंगी। अगर सारे पार्टनर वर्किंग है तो वो डिसाइड कर लेंगे आज पूरे साल पार्टनरशिप के अंदर रहते हुए क्या सैलरीज लेंगे पार्टनर्स। ठीक है, लेकिन आम एम्प्लॉयज की सैलरी से हट के, आम एम्प्लॉयज को जो सैलरी मिलती है ना वो तो कंपनी के लिए इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी एक्सपेंस के तौर पे जाता है। पार्टनर्स की जो सैलरीज होती है ना वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी एक्सपेंस के तौर पे नहीं जाता, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है, वो अभी देखोगे। ठीक है, वो उसकी वजह भी बता दूंगा जब अभी अब आगे आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैंने आपको बताया, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक हिस्सा है कि आप पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले एग्री करते हो कि अगर हम विड्रॉ करेंगे पैसा तो उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ेगा एज अ पेनल्टी। व्हाई इज इट देयर टू डिस्करेज एक्सेसिव विड्रॉवल्स। ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबल बनाना पार्टनर्स को कि भाई वो अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल करें, जब जरूरत नहीं है तो पैसा ना निकलवाए, ताकि बिजनेस में पैसा रहे, जितना पैसा बिजनेस में रहेगा बिजनेस उतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट की ट्रेडिंग कर सकता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स, ये भी एक चीज है। पार्टनर बिजनेस में कैपिटल के तौर पे भी अमाउंट फराहम कर सकते हैं, लोन के तौर पे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पार्टनर बिजनेस में कैपिटल के तौर पे भी कर सकते हैं अमाउंट फराहम, और लोन के तौर पे भी कर सकते हैं। सवाल पूछता हूं, अगर पार्टनर दोनों तौर पे कर सकते हैं, कैपिटल के तौर पे करते हैं तो पार्टनर को रिटर्न मिलता है 10%। ठीक है, लोन के तौर पे करता है तो लेट्स सपोज पार्टनर को रिटर्न मिलता है 5%, ये एग्रीमेंट में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पार्टनर को किस में करना चाहिए, लोन में करना चाहिए। वजह दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, पहली बात तो उसको जरूरी नहीं है लोन पे ही करना चाहिए, नहीं बोलते लोन पे करना चाहिए। अब ये बोलो कि डिपेंड करता है कि उसके पैसे का क्या करेगा वो। सही ना, इन दोनों में फर्क क्या है। अगर ऐसा हो कि वो पैसा लोन के तौर पे दे रहा है तो उसका क्या फायदा है, उसको वो वापस भी ले सकता है, कैपिटल में दे दिया तो फिक्स हो जाएगा, वापस नहीं निकलवा सकता, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो एक फायदा है। लेकिन अगर ऐसा हो कैपिटल वो पैसा लोन के तौर पे देके वापस निकलवा लिया उसने, बाद में वापस निकलवा के क्या करेगा पैसा, नहीं उसको कोई काम तो नहीं उस पैसे का, कोई काम नहीं था पैसे का शुरू से ही, तो पहले दिन से ही कैपिटल पे रख देता, 10% मिलता, कैपिटल के तौर पे रखता तो बिजनेस को सुकून होता कि ये पैसा तो नहीं निकलने वाला, तो ये तो लगाओ खुल के क्योंकि कैपिटल के तौर पे आया है। समझ आ रही है। लेकिन अगर उसको लगता बंदे को कि नहीं यार मुझे 1 साल बाद इस पैसे का काम है, तो फिर वो लोन के तौर पे लगाता, 1 साल बाद निकलवा सके पैसे। क्लियर, कि अभी इसलिए बिजनेस में लगा रहा हूं कि बिजनेस को रिक्वायरमेंट है पैसे की। सही, और बिजनेस अगर मार्केट से लोन लेगा तो बिजनेस को 6% पे मिलेगी, और अगर मैं मार्केट में बैंक में मैं पैसा रखाऊंगा तो मुझे 4% रिटर्न मिलेगा, तो क्यों ना मैं बिजनेस को लोन दे दूं, मुझे बिजनेस से 5% रिटर्न मिले, मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल जाए, और बिजनेस को मार्केट से लोन 6% पे मिलती तो बिजनेस उसकी मुझे 5% दे दे, दोनों को बेनिफिट है इसमें। समझ आ रही बात।
तो इस तरह की डील होते हैं 12, लेकिन लोन वाला वापस निकलवाया जा सकता है। लेकिन वो भी डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कि लोन जो है पार्टनर की तरफ से होगी तो उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा पार्टनर, ये एग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है। ठीक है, और अगर डिसाइडेड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 5% है। कुछ भी डिसाइड नहीं है तो पार्टनर्स की तरफ से कोई लोन्स हैं अगर बिजनेस को, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर कुछ भी इस तरह का फिक्स नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। उसके अंदर अगर आपको कोई रेट सेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो आपने बाकायदा सेट करना पड़ेगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हुए, ताकि बिजनेस चलने के बाद ये प्रॉब्लम ना हो कि साल के आखिर में कहो यार मैंने तो इतना पैसा लगा था, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो कम से कम मुझे इतने पैसे दो कि ये पैसा अगर मैं वहां लगाता तो मुझे रिटर्न मिलता। तो फिर भाई वो पहले डिसाइड करना था ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चार्ज करेंगे। सही है? बारह, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, ये कोई जरूरी डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा नहीं कि जिसके बगैर पार्टनरशिप ओपन हो नहीं सकती, लेकिन अगर ये बना दिया ना लिखत में तो इससे फायदा ये कि फ्यूचर के किसी किस्म के भी जो आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं ना उसको फिर आप अवॉइड करोगे, क्योंकि आप एक एग्रीड अपॉन टर्म्स के ऊपर आपने स्टार्ट किया। तो कभी भी कोई अपनी बात से डेविएट हो रहा होगा तो उसको दिखा देंगे एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाते हुए अगर जहन में ना है कुछ बातें फ्यूचर की, इसीलिए कहते हैं एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइस, मतलब वो एडवाइजर लो, लीगल एडवाइजर लो, जिनके पास इतने सारे केस आए हुए होते हैं पहले से। ठीक है ना, कि इतने सारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स देखे होते हैं कि सबके डिस्प्यूट्स पता होता है उनको। तो आप एक नया एग्रीमेंट लेके बनवाने जा रहे हो तो बताएंगे भाई ये बातें पहले से डिसाइड करके रखना। वरना मिसाल तौर पे आज आप सोच रहे हो मोटी मोटी बातें कि एग्री कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन टाइम क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वगैरह वगैरह, आपने कहा बस सब तो हो गया, पता चला आप उसके एडवाइजर के पास गए, उसने कहा कि भाई एक टर्म ये डालो कि अगर पार्टनरशिप खत्म होगी तो किस बेसिस पे होगी। पार्टनरशिप खत्म होगी तो मिसाल के तौर पे उसमें अगर एक पार्टनर, तीन में से एक पार्टनर कहता है कि पार्टनरशिप खत्म करो, तो क्या वो खत्म होगी कि नहीं, वो पहले से एग्री कर लो। अगर तीन में से दो कहते हैं खत्म करनी है तो फिर अच्छा, अगर तीन में से एक पार्टनर कहता है खत्म करनी है पार्टनरशिप, तो उस पार्टनर को उसका सिर्फ कैपिटल मिलेगा या गुडविल का नाम भी, जो नाम की वैल्यू वो भी देनी होगी, ये सारी समझ लो, वो ऐसी चीजों पर ध्यान दिलाएगा जो आपको, और मतलब उसका ओवर द टाइम पीरियड इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है एडवाइजर का कि कितने सारे वो देखे जो कहता है किन किन बातों पर डिसएग्रीमेंट्स होता है, तो अगली दफा वो हर नए एग्रीमेंट के अंदर कहता है भाई ये पहले से फिर डिसाइड कर लो। सबसे ज्यादा नुकसानदेह मेरे ख्याल से वो होंगे जो सबसे पहले पार्टनरशिप की होगी, तो पता ही नहीं होगा क्या क्या डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं, उनकी उनके डिसएग्रीमेंट्स की नॉलेज के, और फिर तमाम अगले अगले आने वाले डिसएग्रीमेंट्स की नॉलेज के ऊपर ही हर अगला एग्रीमेंट अगर एस्टेब्लिश होगा तो बहुत ज्यादा रिफाइंड होगा। क्लियर? चलो जी, अब एग्रीमेंट हमारा बन गया पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई, बिजनेस चल रहा है। ठीक है, और पार्टनरशिप स्टार्ट होने के लिए मैं बेसिक बता रहा हूं कि क्या होगा। जब पार्टनर से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, एज कैपिटल क्रेडिट होगा, बीस कैपिटल क्रेडिट होगा, और तीसरा पार्टनर है तो सीज कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है ना, दो रख रहा हूं फिलहाल। चलो दो पार्टनर्स है तो कम से कम दो एंट्रीज तो अलग अलग बना लो, खुश रहो बस। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर, पार्टनर ए मिसाल के तौर पर लेके आया $1,00,000, ठीक है ना, और पार्टनर बी लेके आया $2,00,000, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। सही, ओवर द पीरियड पूरे साल बिजनेस इसके बलबूते पे चलेगा, इस पैसे के बलबूते पे। तो एक सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में क्या फर्क है, सब सेम है, सारी बैलेंस शीट सेम है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, दूसरी तरफ नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, बस इक्विटी साइड पे, इक्विटी साइड के ऊपर एक सोल प्रोप्राइटर की अगर मैं इक्विटी देखूं, मैं टी वाला नहीं करा रहा, आप चाह रहा हूं कि आप लोग की थोड़ी सी वाली आदत बने। स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंस शीट ले रहा हूं, तो सब कुछ सेम होना था पार्टनरशिप के एसेट साइड पे, तो ये सब भी सेम होना था। फर्क कहां इक्विटी पे, यू नहीं है, कैपिटल ओनर्स, ओनर्स इक्विटी है, एस के बाद एपोस्ट्रोफी लग जाएगा क्योंकि ओनर्स एक से ज्यादा है, ओनर्स एपोस्ट्रोफी एस एस, और एस के बाद एक और एपोस्ट्रोफी के बाद फिर जो एस आता है उस एस को लिखते नहीं है, बस एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। इसका मतलब मालिकों की इक्विटी, सही ना, उसमें कैपिटल ए का लिखते हैं यहां पर 1,00,000, और कैपिटल बी का लिख देते 1,00,000, ये कम हो सकता है, और 2,00,000, बी का 2,00,000, ये कम नहीं हो सकता, निकलवाएंगे थोड़ी पैसा, ए का कैपिटल 1,00,000, बी का कैपिटल 2,00,000, ये पैसा निकलवाएंगे नहीं, समझ आ रही है, तो ये पैसा फिक्स हो गया, तो जब निकलवा ही नहीं रहे तो इतना ही रहेगा। सही है, यहां पर चेंजेस आ सकते हैं, जो ये कैश लाए थे उसकी जगह इन्वेंट्री आ गई,
उसकी इक्विपमेंट आ गया, ये एसेट साइड में पैसे, कैश की जगह इक्विपमेंट आ गया, कैश की जगह मशीनरी आ गई, कैश बैंक में जमा कराते तो बैंक बढ़ गया, फिर कैश से माल खरीदा तो इन्वेंटरी पर, माल बेचा तो सेल्स हुई तो डेटर्स की रेट हो गया, तो वो एसेट इधर उधर हो सकता है लेकिन पैसा यहीं का यहीं, हाँ बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसको बढ़ाया तो फिर इसमें से निकलवाएंगे भी पैसा, मैंने तो कहा कैपिटल में से निकाल नहीं सकते, तो पैसा बढ़ने के लिए अलग अकाउंट रखते हैं जिसमें से पैसा निकलवा भी सके। बिजनेस होता है ना जब चलता है पूरे साल तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट कैपिटल के अकाउंट में मत डाल देना, क्योंकि कैपिटल के टी अकाउंट से पैसा निकलवाना मना किया हुआ है पार्टनर से, तो नया टी अकाउंट बनता है, उसका नाम होता है करंट अकाउंट। ठीक है, क्या होता है नाम? करंट अकाउंट। इसके अंदर कोई भी प्रॉफिट आता है पार्टनर का और पार्टनर इसमें से प्रॉफिट निकलवा लेता है, ये इस तरह का, ये बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह है। सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल अकाउंट होता है बिल्कुल वैसा ही है। सोल प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो इन्वेस्ट किया सोल प्रोप्राइटर ने वो भी यहां आ जाता और जो प्रॉफिट होता वो भी यहां पर आ जाता, लेट्स सपोज $20,000 का, और फिर जो वो निकलवा लेता प्रॉफिट, लेट्स सपोज 10,000 निकलवा लेता, ठीक है ना, और फिर क्लोजिंग उसके पास कैपिटल अकाउंट में बचता पैसा 1,10,000। सोल प्रोप्राइटर के साथ ऐसा होता, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या हो रहा है, पार्टनरशिप में एक बन रहा है कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप का अलग कलर से बना लेता हूं, पार्टनरशिप में बन रहा है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बन रहा है करंट अकाउंट, ठीक है। जब पैसा लेके आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, बैंक के नाम से 1,00,000, प्रॉफिट हो रहा है तो करंट अकाउंट के अंदर आएगा, पीएनएल के नाम से 20,000, पैसा निकलवा रहा है तो यहां इस जगह को डेबिट नहीं करना, ये तो सीधी 1,00,000 ही होगा, क्लियर हो रही है। यहां से निकलेगा पैसा, करंट अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, $10,000 निकलवा रहा है, ठीक है। तो सीडी बैलेंस क्या बचा करंट अकाउंट में, $10,000, क्योंकि 20 में से 10 निकलवा लिए तो 10 बचा, सही है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं रही, वरना इसमें डाल देते ना 20 तो फिर इसमें से निकलवा लेता, फिर बार बार कैलकुलेट करना पड़ता, नहीं पहले देखो 20 ही आया था ना प्रॉफिट, उससे ज्यादा तो नहीं निकलवा दिया, बार बार ये देखते हैं नहीं पहले से कितना था। इससे बेहतर है अकाउंट को अलग कर दो, ताकि जो भी प्रॉफिट से चलेगा वही है, प्रॉफिट और ड्राइंग इस अकाउंट के अंदर जाएंगे, सही है। अच्छा एक और बात, अगर मैं ऐसी मिसाल दूं, वो मैं जो बता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुआ ना, अगर तो ड्राइंग 10,000 की है और लेट्स सपोज एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% है, अगर तो 10,000 का 5% क्या होता है 500, तो 500 और भी डेबिट होगा इसका करंट, 500 और कटेगा इसके करंट अकाउंट से, 10,000 तो ड्राइंग की वजह से कटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी कटेगा 500, समझ आई। अगर 5% उसको पेनल्टी है ड्राइंग के ऊपर तो उसका फिर रह जाता 9,500, सही। ये भी आप देखोगे सुकून से भी देखोगे, ये तो मैं अर्ली बता रहा हूँ सारी बातें। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट अकाउंट है पार्टनरशिप के अंदर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का फर्क क्या है। सोल प्रोप्राइटर की इनकम स्टेटमेंट पूरी जैसे बनती है, पार्टनरशिप की भी वैसी बनती है। सोल प्रोप्राइटर का भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जिस तरह से आता है इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट, वैसे ही आता है पार्टनरशिप का नेट प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट के एंड में जो आप लोग बनाते हो वैसे ही है सब कुछ। इनकम स्टेटमेंट के बाद नेट प्रॉफिट आने के बाद ना फिर पार्टनरशिप में एक वर्किंग होती है, वो कहलाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो दिखा देता हूं क्या होता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चीजें करंट अकाउंट में जाती है और कैपिटल अकाउंट तो अपनी जगह पर वैसे ही फिक्स है ना, उसको तो छेड़ना ही नहीं है ना, वो तो जितनी बस इन्वेस्टमेंट आई है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से करंट अकाउंट में चीज जाती है और करंट अकाउंट से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी चीज आती है, इस तरह से क्या होता है दिखा रहा हूं। एप्रोप्रिएट करना मतलब जिसका जितना बनता है उतना देना, एप्रोप्रिएट बिटवीन लाइक पार्टनर्स को। पार्टनरशिप के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस आप लोग देख लेना, और बल्कि यहाँ से थ्रू ऑलरेडी हो चुका है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ चुका है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, अ पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड विद द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेटिंग, ये बताने के लिए कि हाउ द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, कि प्रॉफिट लॉसेस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं पार्टनर्स। आप तरह सिंपल है, जो एग्रीड रेशियो है कितना 50-50, हाँ बस उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं, पहले प्रॉफिट आता है उसमें से जिस पार्टनर की सैलरी बनती है उसको उतनी सैलरी गई, जिसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उसको उतना उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया, जिसने जो विड्रॉल्स के ड्राइंग्स की थी तो उस ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की पेनल्टी लगी वो इसमें आई। अब ये सब करने के बाद जो एंड में फिगर आया ना, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, ये 50-50 बटेगा। ये पूरी वर्किंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो रही होती है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम टी अकाउंट की शेप में भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं, मैं दोनों दिखा देता हूँ। तो ये आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट वर्किंग दिखा रहा हूँ। अरे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद यहाँ पर ये समझा रहे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया।
जैसे कैपिटल अकाउंट बना हुआ है। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, 2 टी अकाउंट नहीं बने, एक ही टी अकाउंट में निपटा दिया, सही है। 2 कैपिटल के टी अकाउंट बनने चाहिए थे, एक ही में निपटा दिया, ये बड़ा अच्छा लगता है पार्टनरशिप में, जगह कम देते थे। कैपिटल का अकाउंट बना, कैपिटल और नाम भी रखा कैपिटल अकाउंट, एक टी नहीं है, देखा जाए तो 2 टी के बराबर है, एक टी ये रहा, दूसरा टी ये रहा, ठीक है ना। ये है मिसाल के तौर पर पार्टनर ए का कैपिटल, ए कैपिटल, ये पार्टनर बी कैपिटल, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, हम अलग अलग करके बनाते तो ये बनाते ना, ए ने इन्वेस्ट किया 1 लाख, फिर ए ने दोबारा एक दफा 20,000 भी इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ए का सीटी कैपिटल कितना बचा, 1,20,000, सही। और बी ने इन्वेस्ट किया था 80,000, और बी ने दोबारा इन्वेस्ट किया था एक दफा 20,000, ठीक है। अच्छा ये वाला अभी इन्वेस्ट नहीं किया, पिछले सालों से इन्वेस्ट हुआ हुआ, ये ब्रॉड डाउन बैलेंस है, पहले कभी इन्वेस्ट किया था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, उसके बाद इस साल इसने 20 इन्वेस्ट किया, इस साल इसने भी 20 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो सीडी बैलेंस इसका कितना आ गया, 1,00,000, 80 और 20, 1,00,000। इन 2 टी को अलग अलग बनाने की जगह बेहतर क्या समझा गया, एक टी बना लो। ये ए का कैपिटल ब्रॉड डाउन हो रहा है 1,00,000 और बी का कैपिटल ब्रॉड डाउन हो रहा है 80,000, तो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर एक कॉलम बना है पार्टनर ए, एक कॉलम बना है पार्टनर बी, ठीक है ना। देख के क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है काम। बैलेंस बीडी किया, ए का 1,00,000 और बी का 80,000, ठीक है। फिर 13 सितंबर को बी ने इन्वेस्ट किया 20,000, वो यहां लिख दिया बी के कॉलम में कि कैपिटल क्रेडिट 20,000 से और उसके यहाँ बैंक डेबिट। और 21 फरवरी को कैपिटल क्रेडिट हुआ ए का और उसके यहाँ बिजनेस में पैसा आया, बैंक डेबिट 20,000, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके सीडी साइड पे भी जो सीडी बैलेंस है वो कर लोगे ना, इजी है, समझ आ गया किस तरह हो रहा है। 2 टी अकाउंट बनाने से पता है, करंट अकाउंट के भी 2 टी बन सकते हैं। और एंड में जो सीडी लिखा है उसको बीडी लिख दो, ये गलत लिखा है, सीडी नहीं है बीडी है। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से करंट अकाउंट का भी हो सकता है, करंट अकाउंट बना के नहीं दिखा हुआ लेकिन ये करंट अकाउंट भी इस तरह का बन सकता है। करंट अकाउंट लिखते, करंट अकाउंट्स एक्चुअली लिखते पार्टनर ए का करंट अकाउंट, पार्टनर बी का करंट अकाउंट, पार्टनर ए का पार्टनर बी का करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट में क्या आता जाता है उसको अभी करंट अकाउंट के अंदर अभी आप देखेंगे, ठीक है। पूरा सवाल हैंडल करवा रहा हूँ, उसके अंदर देख लेना। बहरहाल मैं अगर चाहूँ तो आपको ऐसे ही बना के दिखा सकता हूँ करंट अकाउंट एक दफा। क्या क्या चीजें याद है करंट अकाउंट में आ सकती है, करंट अकाउंट, ठीक है ना, ए का बी का, कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस है पिछले सालों का अगर तो यहां लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी प्रॉफिट करंट अकाउंट के अंदर आ रहा है तो करंट अकाउंट में प्रॉफिट, ये इसकी अपोजिट एंट्री होगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख के पीएनएल लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दूं, बल्कि पीएनएल नहीं ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्रॉस एंट्रीज के यहाँ पर आ रही है प्रॉफिट के तौर पे, लेट्स सपोज प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी बचा था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 15,000 $15,000, देखिए 15,000 बाद में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इससे पहले कुछ चीजें हुई होंगी वो पहले लिखता हूँ, प्रॉफिट तो बाद में आता है। पहले इनको मिला होगा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे वो ए ने इन्वेस्ट किया होता 1,00,000, बी ने इन्वेस्ट किया होता 2,00,000, चलो, और 10-10% है तो उसको 10,000 और उसको 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला। पूरे साल ए ने ड्राइंग्स की हुई थी, पूरे साल ए ने ड्राइंग्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए ने पूरे साल जैसा 15,000 की ड्राइंग्स की है और बी ने 8,000 की ड्राइंग्स की है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 5%, तो 15,000 का 5% होता है 750, 0.75 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। 3 जीरो कॉमन अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, और ये 0.4, ठीक है ना। वरना अगर मैं 15,000 लिखता तो नीचे 750 लिखता। बहरहाल ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स नहीं लिखूंगा, बैंक लिखूंगा, ठीक है। करंट अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट, तो ये ड्राइंग्स की सूरत है। फिर करंट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट, एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट नहीं है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है। ये भी सब कुछ दिखाऊंगा, ये मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं कोई चीज कराने से पहले उसको रफली करा रहा होता हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा पार्टनर बी को सैलरी भी मिली पूरे साल की, उसकी अगर लेट्स सपोज 5,000 सैलरी डिसाइडेड थी तो उसको सैलरी मिल गई 5,000, ठीक है ना। और उसके बाद जो भी है ना अप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट मिला, डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों में, लेट्स सपोज 5,000 5,000 दो को प्रॉफिट भी मिला, तो फिर सीडी बैलेंस आ जाएगा दोनों का, ठीक है।
CD बैलेंस यहाँ आएंगे और फिर टोटल यहाँ जाएंगे। सही, इसके ऊपर सवाल देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स, आप पढ़ोगे, सारी बातें हो गई। केस है एलेक्स और माया की पार्टनरशिप का, ठीक है। इन 2020 में एलेक्स और माया पार्टनरशिप के अंदर एंटर हुए विद द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना कि एलेक्स का 1,80,000 और दूसरा नाम जो है उसका 60,000। एलेक्स एंड माया विड्रू $20,000 एंड $15,000 रिस्पेक्टिवली। पूरे साल इन्होंने कितना विड्रॉ किया? $20,000, $15,000। दे ड्राफ्टेड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक्चुअली यहाँ पर हेड का लफ्ज आना चाहिए कि जब पार्टनरशिप शुरू की थी ना 2020 में, तो दे हैड ड्राफ्टेड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच अलाउड माया एनुअल सैलरी ऑफ $20,000। के सालाना कितनी सैलरी लेगी माया? $20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना एग्री हुआ था? 8%। तो पूरे साल जिसने जितनी ड्राइंग की है ना उसको 8% बिजनेस को पे बैक भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना डिसाइड हुआ था? 5%, कि जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सालाना 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो एलेक्स की इन्वेस्टमेंट है 1,80,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट और माया की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 60,000। तो इन दोनों को अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट का 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सूरत में भी मिलेगा। सही। द रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, जुमले में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, क्या बचा, कहां बचा, स्ट्रक्चर समझो, वर्किंग कैसे है। आप जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, जैसे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है कोई, ठीक है, फिर किसी किस्म की अदर इनकम ऐड करते हो, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हो। जैसे ये अदर इनकम ऐड कर ली तो टोटल इनकम आ गई आपकी, उसमें से फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे लेस किए, तो आपके पास जो बचा क्या है? वो नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट यहां पर आपकी खत्म हो गई। अब जहां पर इनकम स्टेटमेंट खत्म हुई ना, तो इनकम पार्टनरशिप में इस इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट सारे का सारा कहां ट्रांसफर हो जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां? ठीक है। अब इस इनकम स्टेटमेंट को अगर इस नजर से देखें, टी अकाउंट के तौर पे, पीएनएल अकाउंट के तौर पे देखें, तो पीएनएल सेल की वजह से क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है ना। सेल्स के अकाउंट से क्रेडिट, मतलब सेल्स का जो टी अकाउंट होता है लेजर्स में, वो सेल्स का टी डेबिट हो गया होगा, उसके बदले पीएनएल क्रेडिट हो गया होगा। तो पीएनएल क्रेडिट और उसके बदले सेल्स डेबिट, ठीक है। हालांकि सेल्स का टी वैसे क्रेडिट होता है, लेकिन क्लोज पीएनएल के अगेंस्ट कर दिया हमने। इसी तरीके से किसी किस्म के डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ रहे होंगे, पीएनएल क्रेडिट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड को लेकर। किसी किस्म के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड, रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस यहाँ गए। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर आ गया। तो एक्सपेंसेस, तमाम एक्सपेंसेस के लिए पीएनएल डेबिट हो गया और तमाम इनकम्स के लिए पीएनएल क्रेडिट हो गया। तो उमूमन प्रॉफिट जब होता है तो क्रेडिट साइड भारी होती है, ठीक है ना। तो लेट सपोज ये सैलरीज एक्सपेंस है 10, डिस्काउंट अलाउड है मिसाल के तौर पे 5, रेंटल्स है मिसाल के तौर पे 20, सॉरी अबाउट राइटिंग यार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है मिसाल के तौर पे 100, तो डेबिट साइड कितनी है? 15, 20, 35, 135 डेबिट साइड है। सेल्स मिसाल के तौर पे 200, डिस्काउंट रिसीव्ड है 10, 210 ये है और 135 ये है, तो बाहरी साइड 210 वाली है, राइट। तो इस साइड पे अगर मैं देखा जाए बाहरी साइड कितने से बाहरी है? 75, तो 75 की यहां सपोर्ट ले लूंगा और इस 75 को क्या करूं? अगर मैं सोल प्रोप्राइटर होता तो कैपिटल लिखता, ठीक है ना। अगर मैं कंपनी होता तो यहां रिटेन्ड अर्निंग्स लिखता। क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। ये जो प्रॉफिट हुआ है ना सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक दो, फिर वहां से डील करो। कंपनी के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स से अप्रोप्रिएट होता है सारा, कि डिविडेंड्स कितने देने हैं, क्या करना है सब। पार्टनरशिप में ये पूरे का पूरा चलाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्या, ठीक है। तो एक तरह से पीएनएल डेबिट हो रहा है, पीएनएल खत्म हो गया हमारा, कि पीएनएल बिल्कुल बैलेंस हो गया। और अब नया अकाउंट कौन सा खुल गया? उसका नाम क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हुआ? टी अकाउंट के तौर पे देख रहे हैं अभी हम। सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से एक अमाउंट आया, कितना? 75 का। फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर और मजीद कहां से आया? जो लोगों ने पार्टनर से विड्रॉ किया था ना जब पैसा, तो विड्रॉ करने से जो पैसा दिया बिजनेस के अंदर, एक तरह से पे बैक किया, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बदले यहां पर आ गया, है ना। जितना जितना भी किया था, पार्टनर ए ने मिसाल के तौर पे विड्रॉ किया था 10,000, और अगर 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो 10,000 का 10% 1,000 आता। पार्टनर बी ने किया था मिसाल के तौर पे 15,000, ठीक है ना, तो 15,000 का 10% होता है 1500, 1.5 के बराबर होता है अगर 3 0 कॉमन ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में इजाफा हो गया।
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब वो जो एंड में पार्टनर्स में बटेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एंड में हम पहुंचेंगे कहां तक, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट तक, या उसको हम रेजिडुअल प्रॉफिट भी कहते हैं, कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बटना है, लेकिन वो प्रॉफिट बटने से पहले कुछ वर्किंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और सैलरीज की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तो वर्किंग हुई, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि पार्टनर्स जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, मिसाल के तौर पे 1 लाख, उसको पूरे साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% है समझो, तो पूरे साल में उसको अपनी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% मिल रहा है, मतलब $10,000 पार्टनर ए को मिल रहा है। इसी तरीके से पार्टनर बी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ था, मिसाल के तौर पे 1.5 लाख, तो उसको 10% 15 मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब उससे क्या हुआ, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ 10 से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो पार्टनर ए का करंट अकाउंट एक्चुअली क्रेडिट हो गया, क्रॉस एंट्री करंट अकाउंट की। इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15 से डेबिट और पार्टनर बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। करंट अकाउंट यहां पर है ना, जो ये यहां पर वो अमाउंट क्या थी, करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 10 और 15, ठीक है। क्रॉस एंट्री कहां से आ रही है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, सही है। इसी तरीके से 1 और 1.5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तौर पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इजाफा हुआ है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसके बदले करंट अकाउंट डेबिट करो। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है, इसको हटा के मैं 1 लिख देता हूं, इसको हटा के 1.5 लिख, क्लियर है। इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कटेगी सैलरी और उस पार्टनर को मिलेगी जिसको सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं ये बार बार करंट अकाउंट लिख रहा हूँ ना, क्लियर नहीं हो रहा, वैसे करंट अकाउंट क्रॉस रेफरेंस तो है, पता है ना आप लोग को, लेकिन मैं यहाँ पर वो चीज लिख रहा हूँ कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये और सैलरी। एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर बी को 5,000 सालाना, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5 से, और पार्टनर बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 से, ठीक है, 5 है, क्लियर हो रही है। ये सब होने का मतलब एक रेजिडुअल प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि इस अकाउंट को भी क्लोज करना है, कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं लेके जाना इसका। ये की साइड कितने 77.5 77.5 है ये साइड, तो बाहरी साइड ये 77,500 की, ठीक है। अब मैं 1000 में पूरा दे देता हूँ। अच्छा कितने कम हो रहे हैं इसमें से, 30 कम हो रहा है, तो 47,500 दो पार्टनर से बट रहा है, 50-50 लेट सपोज बांट रहे हैं, या 60-40 बांटते हैं, हर बार 50-50 कर करके थक गया मैं, 60-40 कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 47,500 का अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 0.6 करूं 60%, 28,500 पार्टनर 28.5 पार्टनर ए को मिल रहा है, ठीक है ना, प्रॉफिट शेयर ए का। मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 40%, 19,000 बनता है। 19,000 किसका मिला, पार्टनर बी का प्रॉफिट। तो क्या हो रहा है, 28 और 19 क्या क्रेडिट हो रहे हैं। करंट अकाउंट पार्टनर ए का क्रेडिट हो रहा है 28,500 से, 28.5 से, और पार्टनर बी का करंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है, 19 से, और क्रॉस एंट्री क्या है, ऑपरेशन अकाउंट, और क्या है ये, प्रॉफिट शेयर, क्लियर हो रही है। तो जब ये कर ली वर्किंग, तो उसके बाद ड्राइंग्स कितनी सोची थी हमने, 10 और 15,000 ना, तो उतनी काटू ना, ठीक है। जब ये हो गया, अच्छा ड्राइंग्स की, ओ मेरे भाई, ड्राइंग्स की क्रॉस एंट्री यहां मत ढूंढना एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ड्राइंग्स की एंट्री होती है पार्टनरशिप में, करंट अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। बिजनेस के बैंक से पैसा गया, तो बिजनेस के बैंक से पैसा गया 15, और उसके बदले जो पैसा निकलवा के गया उसका करंट अकाउंट, मिसाल के तौर पर करंट अकाउंट पार्टनर बी पैसा निकलवा के गया 15, तो करंट अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इसके अंदर इसकी क्रॉस एंट्री अप्रोप्रिएशन में मत ढूंढना ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ना उसकी क्रॉस एंट्री अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ढूंढोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है करंट अकाउंट डेबिट, ये जो भी पैसा निकलवा के गया ना 15, तो उस 15 पे उसकी पेनल्टी पड़ी 0. मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पड़ा 1.5 या 1500 का बोलो, मैं 3 0 कॉमन लेके चला, उसके बदले एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्लियर है। इसमें वाजे तौर पे इसने पैसा वापस नहीं दिया बिजनेस को 1500, ये नहीं कि आप बैंक क्रेडिट कर रहे हो 15,000 से, उसके बाद बैंक डेबिट कर रहे हो 1500 से, ऐसा नहीं, वरना तो बंदा कहेगा यार मुझे 15,000 निकलवाने थे, अब मैं 1500 वापस दे रहा हूं, तो 13,500 बचे। तो कह रहा है चलो अब मैं 1500 दोबारा निकलवा, 1500 निकलवा रहा, उसको 15 करने के लिए, तो कह रहा है अब ये 1500 के ऊपर आप वापस दो रिटर्न, तो 1500 में दोबारा 10% ले रहे हो, तो ऐसे तो बेचारे जो है ना मैथ ही करता रहेगा कि कब ऐसा होगा 15,000 पूरे लेके जाओ। बहरहाल उसकी करंट अकाउंट से बैलेंस ऑफ हो जाएगा जो मामला ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब सीडी बैलेंसेस हमारे निकल आएंगे, तो ये ब्रॉड डाउन लेट्स सपोज कुछ भी नहीं था, करंट अकाउंट पिछला इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, तो 10 और 28 38.5, 15 और 5
20 और ये 39 हो गया टोटल। तो 39 ये बाहरी साइड दोनों तरफ लिख दी और इसकी 38.5 वाली साइड लिख दी। तो एक तरह से 2 टी के बराबर है ये अकेला, 3 भी हो सकते थे, 3 कॉलम लेकिन बहुत चौड़ा हो जाता जी। 38.5 में से 11 गए 27.5 सीडी बैलेंस इसका बचा जो कि ब्रॉट डाउन होगा नेक्स्ट ईयर करंट अकाउंट। यहाँ पर तो ब्रॉट डाउन को सीधा हिस्सा लेकिन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ठीक है। और 39 में से 16 गए, 23 बचे, 0.5 भी गए तो 22.5, ठीक है। अब आप मैं बोलता हूँ ये क्लोजिंग बैलेंस है, आपको तो जरूर ये करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है ये वहां पूरा आ जाए, हो सकता है पैसे निकलवाए इससे कि ये बचा, भाई पैसे निकलवा लिए इसने, अगर दोबारा भी निकलवाता तो फिर बैंक के रेफरेंस से यही पैसे निकलते, तो फिर और कम सीडी आता। ये नहीं कि अब सीडी जो बैलेंस बच गया उसमें देख के अच्छा अब इतना बचा अब दे दो, तो फिर दोबारा से टी अकाउंट एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा अब तुमने दोबारा निकला तो सीडी को ब्रॉट डाउन करेंगे एडजस्टमेंट्स के लिए, और उसके बाद फिर 2 डेबिट्स और पड़ेंगे, एक जो है ना ड्राइंग सी मद में और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी मद में, समझ लो। तो ये निकलवाने के बाद ये पैसा बचा जो अगले साल जाएगा बाहर। तो इस सवाल के अंदर ये रेजिडुअल प्रॉफिट से मुराद ये थी, मैं बताया रेजिडुअल प्रॉफिट के बारे में रहा था कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ये सारी वर्किंग कर लेते हैं ना, ये आपकी जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वर्किंग, प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपके पास इनकम स्टेटमेंट से आया उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का इजाफा किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काटा, सैलरीज काटी, उसके बाद जो बच गया सब करने कराने के बाद ये रेजिडुअल प्रॉफिट जो 47,500 बचा था, ये इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जो कि 60% 40% हमने एज्यूम किया था, ठीक है। लेकिन अब उस सवाल के अंदर देखते हैं यही सारी चीजें जो यहाँ सवाल कैसे केस स्टडी के तौर पर दिया हुआ है। तो 2020 में एलेक्स माया ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की 1,80,000 60,000 की इन्वेस्टमेंट से। माया ने पूरे माया ने $20,000 और $15,000 विड्रॉ किए। ये 2020 से अब तक नहीं किया, इसका ईयर एंड देखो कहाँ है, हाँ ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024 में जो ईयर एंड हो रहा है वो शुरू कहाँ हुआ था। अगर मैं कहूँ एक अकाउंटिंग ईयर है जो कि खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर 2024 में, तो ये स्टार्ट होगा 1 नवंबर 2023 में। तो ये इस अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि ड्राइंग्स ना एक साल पूरे एक अकाउंटिंग पीरियड की बताते हैं, तो एक ने निकलवाया पैसा इस अकाउंटिंग पीरियड में 20,000, एक ने 15,000, समझ लो ना। ये हम 2023-24 के लिए वर्किंग कर रहे हैं, ईयर एंड 2024। बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2020 में, और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था 2020 में और 2020 में लोगों ने इन्वेस्ट किया था पैसे 1,80,000 और 60,000, तो वो 2020 में क्रेडिट डाउन हुए होंगे, फिर 2021 में ब्रॉट डाउन हुए होंगे। 2021 में क्या उसने हो सकता है कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया हो, अगर किया होता तो ऐड हो चुका होता ना, लेकिन कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम समझेंगे कि 2021 2022 2023 के सीडी बैलेंस तक भी इतनी इन्वेस्टमेंट जो थी ना उतनी की उतनी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कोई नहीं की, तो कैपिटल अकाउंट वैसे ही सीडीबीडी होता जा रहा है 1,80,000 और 60 की इन्वेस्टमेंट के मध्य, ठीक है। तो इसी तरह 2023 का जब कैपिटल अकाउंट बनेगा ना, तो 2023 की पहली डेट जो ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा इनके कैपिटल अकाउंट का वो 1,80,000 और 60,000 ही होगा एलेक्स और माया का। तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बनाना आसान है, ठीक है, वो हम बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी सवाल की कैपिटल अकाउंट बनाने की। इसने 2020 में जब पैसे दिए होंगे दोनों पार्टनर्स ने, ठीक है ना, तो ये अकाउंट तो पीछे से चलता चला आ रहा होगा, ठीक है। 2020 में जब पैसे दिए होंगे और लेट सपोज 1 नवंबर 2020 में पैसे दिए होंगे, ठीक है ना, तो बैंक का रेफरेंस आया होगा, एक ने 1,80,000 दिए होंगे और एक ने 60,000 दिए होंगे, एलेक्स और माया, ठीक है। फिर वो उनका सीडी बैलेंस बना होगा एलेक्स माया का 2031 अक्टूबर 2021 में, वो सीडी बैलेंस ये 180 और 60,000 बना होगा, फिर ये सीडी बैलेंस बीडी बैलेंस बना होगा, ठीक है ना। अब के बैंक नहीं, अब के बीडी लिखेंगे क्योंकि वो पहले से ही ट्रैवल हो रहा है, 1,80,000 फिर 60, इस तरह से करके ये सीडी बना होगा, ठीक है। और ये सीडी बना होगा 2022 के अंदर, फिर 1 नवंबर 2022 में ब्रॉट डाउन हुआ होगा, फिर 2023 में सीडी बना होगा, तो 1 नवंबर 2023 में ब्रॉट डाउन हुआ 1,80,000 और 60, ठीक है। 1,80,000 और बीच में ये कैपिटल अकाउंट की हेडिंग यहाँ नहीं आई हो, वो ऊपर आ गई हो, समझ रहे हो ना ये बात। तो खैर तो ये पहले से ब्रॉट डाउन हो रहा है 1,80,000 और $60,000, यही दोबारा कैरी डाउन भी हो रहा है और ये ब्रॉट डाउन हो रहा है उसके बाद, सही है। तो ये हमारा कैपिटल बनाना बहुत आसान था, रिक्वायरमेंट नंबर 2 कर ली। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा अगेंस्ट करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है, क्रॉस एंट्रीज होंगी करंट अकाउंट के अगेंस्ट। लेकिन आप लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ना जरूरी नहीं टी अकाउंट के फॉर्म में देखो,
आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। पहले मैं टी अकाउंट के फॉर्म में दिखाता हूँ। अच्छा, इसने बताया क्या क्या है मुझे, इसने ड्राइंग्स बता दिए $20,000 और $15,000 की। ड्राइंग्स से अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्राइंग्स के बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है उससे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्क आता है। ड्राइंग से करंट अकाउंट में जरूर फर्क पड़ता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी पड़ता है करंट अकाउंट में फर्क, तो ये देख लेता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए तहत सैलरीज भी बता दी कितनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज 8% है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज 5% है। तो हमारी जो नॉलेज है ना सारी भरपूर हो गई है। सैलरीज का पता चल गया कि माया की सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पता चल गया 8% है, कि विड्रॉ करोगे तो 8% आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के, जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इनकरेज इतना नहीं किया हुआ जितना डिस्करेज किया हुआ है। पैसा डालने में तो इनकरेज किया हुआ है, लेकिन पैसा निकालने में ज्यादा डिस्करेज किया हुआ है, निकालना नहीं पैसा, सही है। अच्छा, इसके अलावा सैलरीज पार्टनर, एक पार्टनर है माया, उसकी सैलरी सेट की हुई है $20,000, ठीक है। और इस 8% से ताल्लुक रखती हुई ड्राइंग हमें पता है दो लोगों ने ड्राइंग की, तो वो है 3 चीजें पता है हमें। इसके अलावा रेजिडुअल प्रॉफिट निकालना है। रेजिडुअल प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग द पार्टनर्स होता है, वो निकल आएगा तो पार्टनर्स के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स का रेशियो क्या लिखा हुआ है वो भी तो पता होना चाहिए। टू बी शेयर्ड बेस्ड ऑन देयर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनकी जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या इन्वेस्टमेंट है पार्टनर ए और बी की? 180, और थोड़ी सी मैथ होगी यहाँ पर, ए टू बी कितना है? अच्छा, पहले ये कर लो, 1,80,000 इज टू 60,000, 4 जीरो यहां से कट गए, 4 जीरो यहां से कट गए, क्या बचा? 18 इज टू 6। 2 के टेबल से अगर करते हैं इसको तो 9 इज टू 3, 3 के टेबल से करते हैं तो 3 इज टू 1, क्योंकि टोटल बना 4। तो जो भी प्रॉफिट होगा 4 से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी प्रॉफिट आ रहा है 4 से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इसका शेयर आ जाएगा प्रॉफिट का, और वो मल्टीप्लाई अगर 1 से करोगे इसको तो इसका शेयर आ जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात? तो ये रेशो हमने एक दफा निकाल लिया 3:1, बस ये इंपॉर्टेंट था। या इसको मैं 75% और 25% भी कह सकता हूँ। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो 3:1 कैसे निकलेगा? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। तो क्या बना? 75% और 25%। टोटल हिस्से 4 है जिसमें से 3 ए का है, टोटल हिस्से 4 है जिसमें से 1 बी का है, ओ एम का है, माया है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगी। थोड़ी थोड़ी मैथ भी चल रही है। इतनी इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या है? हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन साथ इसने ये दी है, देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड $50,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी तो पता हो ना, इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट कितना है, वो इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट आएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर उसमें सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सैलरी की वर्किंग होगी, फिर रेजिडुअल प्रॉफिट बचेगा कि उस प्रॉफिट में से 3 जो चीजें हमारी सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट बचा वो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट से शुरू होना वो तो बताओ, वो है $50,000, ठीक है। तो अब हम बड़ा अच्छे से अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट से। अब इनकम स्टेटमेंट में लॉस है तो भी लॉस से स्टार्ट होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि किसके सर पे कितना लॉस आना है ना। सारी वर्किंग ऐसी होगी, लेकिन जब पहला फिगर पॉजिटिव था वो बेचारा नेगेटिव में, तो नेगेटिविटी, अगर नेगेटिव फिगर है तो फिर वो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। साथ में क्या है? देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस। अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है किससे? इनकम स्टेटमेंट के प्रॉफिट से। और करंट अकाउंट किससे स्टार्ट होता है? उसका जो भी ओपनिंग बैलेंस होता है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर बात कि नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का। एलेक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस है $25,000 क्रेडिट। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे ही आना चाहिए। करंट अकाउंट के लिए पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि करंट अकाउंट एक कैपिटल की तरह का अकाउंट है, ठीक है, उसकी नेचर तो कैपिटल है ना। और माया का $2,000 का डेबिट बैलेंस है, मतलब उसका करंट अकाउंट में जो ब्रॉट डाउन है डेबिट पे माया का, ठीक है ना। तो अभी करंट अकाउंट देखो स्टार्ट कैसे हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी दिखाऊंगा कैसे स्टार्ट होता है, करंट अकाउंट को देख लो। करंट अकाउंट का आपका स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 नवंबर 2023 को ब्रॉट डाउन है। एलेक्स के कॉलम में 25,000 क्रेडिट बैलेंस है। माया के कॉलम में 1 नवंबर 2011 में ब्रॉट डाउन डेबिट पे लिख दिया 2000, सही ना। यहाँ इसका बीडी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है, और इसका बीडी यहाँ नहीं है, वहां है, सही ना भाई। क्रेडिट बैलेंस है ना तो क्रेडिट साइड पे फेंकना, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे फेंकना, ब्रॉट डाउन के अंदर तो कम से कम यही करना। और सीडी को कभी भी देखना ना तो वो सीडी ऑपोजिट होता है, तो सीडी को देखने के लिए भी कभी देखना ना कि
इसका सीडी क्या था, तो पहले ब्रॉड डाउन देखा करो, ब्रॉड डाउन क्रेडिट बैलेंस का ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे फेंकेंगे, फिर उसका सीडी ऑपोजिट साइड पे आया होगा पिछले साल, लेकिन पिछले साल का तो पूछा नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी यहाँ पर टी अकाउंट के तौर पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, ताकि क्रॉस एंट्रीज हमारी बनाना आसान हो जाए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कॉलम्स नहीं डाल देना पार्टनर के, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से अकाउंट है, करंट अकाउंट के अलग, जैसे एलेक्स का अलग करंट अकाउंट होता है, माया का अलग करंट, दो टी अकाउंट की जगह मैंने एक बना दिया, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एक सिंगल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके अंदर अगर दो पार्टनर्स की अलग अलग बात होगी तो दो अलग अलग लाइनों में होगी, ठीक है। तो प्रॉफिट कहां से आया, इनकम स्टेटमेंट से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 50,000 से और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो गए 50,000 से, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएनएल अकाउंट, अगर उसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो पीछे मैंने किया था, ये रहा, जैसा पीएनएल अकाउंट है ना, पीएनएल अकाउंट बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट को टी अकाउंट के तौर पे देखो तो पीएनएल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट्स पढ़े डेबिट्स पढ़े, फिर पीएनएल अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आ रहा होता तो डेबिट हो जाता, हमारे केस में 50,000 आ रहा है तो यहाँ 50,000 लिख देता हूँ, ठीक है। ऊपर की वर्किंग को इग्नोर करना, सारी इसको छोड़ देना, समझे, जो भी वर्किंग हुई पीएनएल की 50,000 प्रॉफिट जो बचा ना, पीएनएल भारी आ रहा था 50,000 से क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सेल वाली साइड और इनकम वाली साइड भारी आ रही थी, तो उसको डेबिट कर दिया 50, ताकि पीएनएल तो क्लोज हो, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रेफरेंस डाल दिया और एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया, ये रहा 50,000 से, ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 को ईयर एंड पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें पता चला कि एलेक्स और माया ने विड्रॉल्स किए, ड्राइंग्स किए, तो जब ड्राइंग्स किए ना एलेक्स और माया, तो एलेक्स का और माया का दोनों का करंट अकाउंट $20,000 और $15,000 से डेबिट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो बैंक डेबिट और करंट अकाउंट क्रेडिट की एंट्री है, तो सॉरी करंट अकाउंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक बिजनेस से पैसा गया है तो बिजनेस से बैंक क्रेडिट, और करंट अकाउंट एलेक्स का डेबिट 20,000 से और माया का डेबिट 15,000 से, क्लियर। लेकिन इससे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो फर्क पड़ना है वो क्या है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सूरत में 20,000 का कितना परसेंट, 8%, 20,000 का 10% होता है 2,000, 20,000 का 8% कितना हुआ उस हिसाब से 1,600, 1,600 से एलेक्स का अकाउंट और एलेक्स का जो करंट अकाउंट है, एलेक्स की करंट अकाउंट का मतलब क्या, एलेक्स के पास बिजनेस से निकलवाने के लिए कितने पैसे बाकी है, जितने भी बाकी है उसमें से 1,600 और कम कर दो, तो एलेक्स के का करंट अकाउंट 1,600 से डेबिट कर दिया और माया का करंट अकाउंट 1,200 से डेबिट कर दिया, और इन दोनों के बदले 1,600 और 1,200 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया, कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा दिया, 50,000 तो प्रॉफिट की मद में आया प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की मद में इतना आ गया, तो अभी प्रॉफिट इतना है, लेकिन ये पूरा अभी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, दोनों पार्टनर्स का जो रेशियो है उसमें पूरे का पूरा भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या है इनका 75% और 25%, तो अभी डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, अभी कुछ और भी होना है, अभी जिसकी जो सैलरी जानी है, जिसकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी तो करोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे कैपिटल का टी अकाउंट रेफर करना पड़ेगा, कैपिटल का टी अकाउंट हमने यहाँ बनाया हुआ है, कैपिटल कितना है लोग का 180 और 60, और कैपिटल का 5% बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 5%, तो 1,80,000 का 5% कितना होता है 9,000, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बटना था प्रॉफिट उसमें से पहले तो 9 अलग कर दो, वो एलेक्स को डायरेक्टली चला जाएगा क्योंकि उसका कैपिटल इतना ज्यादा था कि 9,000 उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, तो 9,000 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और उसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से एलेक्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 9,000 से, क्लियर है। इसी तरीके से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में माया का 3,000 की मतलब 3,000 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया माया के नाम से, क्योंकि माया ने इन्वेस्ट किया हुआ था कितना 60,000, और 60,000 के ऊपर जो कैपिटल बनता है 5% के हिसाब से वो बनता है 3,000, तो 3,000 को हमने माया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सही, और वो कहां से दिया, लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई टी अकाउंट नहीं है, टी अकाउंट ये किस टी अकाउंट के अंदर है, एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रॉस रेफरेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मतलब 9 और 3,000 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वर्किंग हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग भी हो गई, ठीक है। सैलरी से माया को मिल रही है 20,000 की, तो माया को 20,000 की सैलरी दे दी 20,000 से, तो माया का करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट माया का जो है वो एक तरह से क्रेडिट हो गया 20,000 से, ठीक है ना, किस मद में, सैलरीज की मद में, और उसके बदले डेबिट क्या होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 20,000 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया, ये माया को सैलरी गई है। हालांकि क्रॉस रेफरेंसेस जो मैंने लिखे ये नहीं होने चाहिए, क्लियर करने के लिए लिखे खाली आपको, वरना क्रॉस रेफरेंस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा आना चाहिए करंट अकाउंट माया, ठीक है, माया का करंट अकाउंट में वो है क्रॉस एंट्री, और करंट अकाउंट माया के अंदर क्रॉस रेफरेंस सैलरीज के नाम से नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इतने सारे क्रॉस रेफरेंस सब में एप्रोप्रिएशन लिख देंगे तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा किस लिए हो रहा है। तो ऑब्वियस है ना ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रॉस एंट्रीज है, तो बस जब ऑब्वियस है तो एप्रोप्रिएशन मत लिखो, वजह लिख दो सैलरीज है, ठीक है जनाब। उसके बाद सैलरीज की वर्किंग भी हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज की वर्किंग हो गई। ये हो गई ना। अब जो रेजिडुअल प्रॉफिट बच रहा है वो निकालना है। तो भारी साइड दोनों तरफ पहले टोटल की, तो 52,800 दोनों तरफ लिख दिया वो भारी साइड की। अब भारी साइड 52,800 है, जिसमें से इन तीनों को मिलाएं अगर, क्योंकि अभी तो ये हमारे पास नहीं लिखे हुए ना, लेट सपोज इन तीन को मिलाए तो कितना बनता है 32,000। तो 52,800 में से 32,000 माइनस कर दो तो कितना बचता है 20,800। 20,800 जो है वो कहलाया मेरा रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या ये 75% और 25% डिस्ट्रीब्यूट होगा। एलेक्स को मिलेगा 75%, माया को मिलेगा 25%। कितना कितना अमाउंट बनता है इनका 75 25 मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ 75 पर 20,800 का जो रेजिडुअल प्रॉफिट है, मतलब इन दो का जो डिफरेंस है उसमें उसका 75% 15,600 गया, उसका 25% 5,200 गया, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इससे डेबिट हो गया और ये इनके अपने अकाउंट में प्रॉफिट की मध्य 15,600 एलेक्स को मिल गया और माया को मिल गया, ठीक है, क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बैलेंस हो गया, सही ना। सीडी बैलेंस नहीं आ जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट टाइप का होता है। कैसे बैलेंस हो गया, ये भारी साइड थी उसमें से जो हल्की वाली साइड के बैलेंस से माइनस किया तो जो डिफरेंस बचा था 20,800 वो 2 हिस्सों में लिख दिया, सही। इस तरह से बैलेंस ऑफ हो गया। और यहाँ पर अब हमारे पास वक्त आ गया क्या, करंट अकाउंट को भी बैलेंस करने का। करंट अकाउंट के अंदर ये सारी वर्किंग हमने कर दी। तो भारी साइड जो है ना ये वाली क्रेडिट साइड कितनी इसकी, एलेक्स की आ रही 49,600, यहाँ भी लिख दी यहाँ भी लिख दी, जबकि एलेक्स के डेबिट्स ये दो हुए थे, ठीक है ना। तो 49,600 में से 21,600 माइनस किया तो क्या बचा 28,000 सीडी बैलेंस के तौर पे, ठीक है ना। और माया की क्रेडिट साइड टोटल बन रही थी 28,200, उसमें से माया की डेबिट साइड अब तक ये बन रही थी, ये माइनस की 28,200 में से ये जितना भी बन रहा है वो माइनस किया तो बचा 10,000। कितना बन रहा है 18,200। तो 28,200 दोनों तरफ लिखा होता, उसमें से ये 18,200 माइनस किया तो कितना बचा 10,000। तो इसका सीडी बैलेंस क्या, ये सीडी बैलेंस अगले साल का पहला दिन 1 नवंबर 2024 में बीडी होगा, ठीक है ना। 28,000 और 10,000 ये क्लियर। अब ये तो देख लिया आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट को किसे टी अकाउंट के फॉर्म में, एग्जैक्टली यही चीज है, लेकिन एक दफा दिखाने के लिए आपने बनानी इस तरह से अप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी स्टेटमेंट फॉर्म में। क्रॉस एंट्रीज आप खुद ही समझ जाओगे कैसे मारनी है आपने, ठीक है। ये स्टार्ट किससे हो रहा है नेट प्रॉफिट से 50,000, फिर इसमें ऐड हो रहा है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऐड क्या हो रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कि जो उन लोगों ने विड्रॉल्स किए थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट थे 1,600 और 1,200, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम एलेक्स 1,600, 20,000 विड्रॉ किया था तो उसका 8% 1,600 बनता है, ठीक है। और माया ने विड्रॉ कितना किया था 15,000, तो उसका 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है ना। मैं फिर बता रहा हूँ ड्राइंग्स दी, ड्राइंग्स का कोई असर नहीं होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो तो डायरेक्टली करंट अकाउंट से कटनी है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का असर जरूर होता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये ऐड होने के बाद हमारे पास प्रॉफिट जो 50,000 था बढ़ गया, ठीक है ना, 2,800 से बढ़ गया, सही। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट से थोड़ा कट के पार्टनर्स को डायरेक्टली भी मिलेगा, कि जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया था उसको डायरेक्टली इतना मिल जाएगा, जिसने थोड़ा कम इन्वेस्ट किया था उसको इतना मिल जाएगा। जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए थे उतने हिसाब से 5% डिडक्ट हुआ, ठीक है ना। और 5% एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डिडक्ट हुआ, टोटल 12,000 उनके करंट अकाउंट में डायरेक्ट चला गया। तो तुम ये चेक करो, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चीज कटती है वो करंट अकाउंट में जाके बढ़ती है, और जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बढ़ती है वो करंट अकाउंट में कटती है। मतलब करंट अकाउंट से के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट अकाउंट को कम करता है, लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बढ़ा देता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट को बढ़ाता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कम करता है, ठीक है। बहरहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कम करने में काम आएगा। और पार्टनर्स की सैलरी में से सैलरी टू माया 20,000 वो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कम करेगी $20,000 से। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 से चला था, उसमें 2,800 ऐड हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, उसमें से फिर लेस हुए 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मद में, और लेस हुए 20,000 सैलरीज की मद में। तो क्या बचा प्रॉफिट 20,800, ये बचा रेजिडुअल प्रॉफिट, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग पार्टनर्स भी कह सकते हो, बहुत लंबा नाम हो जाएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट बोल दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल इन पार्टनर्स, ठीक है ना, लेकिन इसको रेजिडुअल प्रॉफिट बोल दो ज्यादा बेहतर है। तो ये 20,800 जो है ये कैसे बटेगा 15,600 एक को जाएगा और 5,200 एक को जाएगा, तो टोटल प्रॉफिट शेयर्ड अमंग द पार्टनर 20,800 ये, ठीक है। और इसकी तमाम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाते हुए इसकी क्रॉस एंट्रीज को इमेजिन कर सको आप करंट अकाउंट के अंदर, तो मजा है।
कि अब जब मैं देख रहा हूं तो करंट अकाउंट के अंदर मैं इमेजिन कर सकूं कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे ये 50,000 सबसे पहला वाला आ रहा है, ठीक है ना, तो इसकी क्रॉस एंट्री करंट अकाउंट में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका पीएनएल अकाउंट में क्रॉस एंट्री है 50,000 की, सही ना, कि एक तरह से अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 50,000 से और पीएनएल डेबिट हो रहा है 50,000 से, ठीक है। उसके बाद करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 1600 से एलेक्स का, और माया का 1200 से डेबिट हो रहा है, जिसके मतलब अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह से क्रेडिट हो रहा है 2800 से। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छा खासा क्रेडिट हो चुका है अब तक। अब करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है एलेक्स का, कि एलेक्स की इक्विटी साइड बढ़ रही है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बदले डेबिट हो रहा है। करंट अकाउंट माया का क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, उसके बदले करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इन दो के बदले टोटल करंट अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ 12,000 से, और करंट अकाउंट दोनों का मिला के 12,000 से क्रेडिट हुआ, ठीक है। और पार्टनर माया की सैलरी की मद में माया का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 20,000 से, उसके बदले एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया 20,000 से। तो अब जो बचा 20,800, वो 20,800 से एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह 200 में डेबिट हुआ, एक दफा एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15,600 से डेबिट हुआ और एलेक्स का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 15,600 से, और एक दफा 5,200 से करंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ और माया का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ 5,200 से। क्लियर हो गया ये? इनफ सेड। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी देख लो एक दफा, एक छोटा सा टुकड़ा बता रहा हूं बैलेंस शीट का, ये बार बार रीइमेजिन नहीं करवाना है मुझे। चलो यार दिखाओ, दिखाई देता हूं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एक तरह से हमारे मौजूद है किसकी, सोल प्रोप्राइटर की, ठीक है ना। तो उस बैलेंस शीट में से जो इतना वाला एक्सट्रैक्ट है, सिर्फ ये दिखा रहा हूं मैं बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के तौर पे, सही, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज अफेक्ट नहीं हो रही, सही है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं। हाँ, इसके अलावा ज्यादा पार्टनरशिप से एक चीज अफेक्ट हो सकती होती कि करंट लायबिलिटीज में ऐसा आ जाता, अगर माया ने लोन दी हुई होती तो मायास लोन, ऐसा लग रहा है किसी बदमाश की लोन है, माया की लोन, ठीक है ना, कितनी की लोन दी हुई होती, लेट्स सपोज उसने 5,000 की लोन दी हुई होती, सही ना, तो माया की लोन, लेकिन माया की लोन पे जो भी इंटरेस्ट होता माया के करंट अकाउंट में ही जाता। ये भी बता दूं, माया की लोन पे अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता ना बिजनेस को, जाहिर है लोन मिली हुई तो उस पर बिजनेस ने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो बिजनेस सबसे पहले एंट्री ये बनाता इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। अगर माया ने लेट्स 5,000 की लोन दी हुई होती और कोई इंटरेस्ट रेट सेट नहीं हुआ तो 5% तो है ना बाय डिफॉल्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट 5% बाय डिफॉल्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल नहीं समझ देना, लोन का बोला पार्टनर की तरफ से लोन है तो बाय डिफॉल्ट 5% उस पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5,000 के ऊपर 5% 250 होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बिजनेस का 250 से डेबिट और 250 से करंट अकाउंट माया क्रेडिट, माया के करंट अकाउंट में डाल दो बस सीधा सीधा, माया खुद ही निकलवा लेगा फिर बाद में, सही। तो ये एक चीज है जो मैंने कवर नहीं की अपने सवाल में, मत गई, तो जब आएगी आप देख लोगे। बाकी उसके अलावा कुछ ऊपर फर्क नहीं है, बाकी सारे सोल प्रोवाइडर की तरह ही सारे एसेट बन रहे हैं, ये नहीं कि एसेट के साथ लिखा हुआ है माया का एसेट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और करंट लायबिलिटी सारी यहाँ लिखी है, नॉन करंट लायबिलिटी बस सिर्फ ये वाला हिस्सा जो इक्विटी का एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया, उसको अगर वहां साथ जोड़ भी दूं तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज इक्विटी का एक्सट्रैक्ट ये वाली जगह है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है एसेट जो टोटल हो रहे होंगे और अभी जो हमारे पास टोटल हो रहा है फर्क है, क्योंकि सवाल ही चेंज है, वो अलग सवाल की बैलेंस शीट अपनी, खाली बताने के लिए कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक पीस होता है, तो इस एक्सट्रैक्ट को समझे क्या है इस एक्सट्रैक्ट में। अब इस पीस को थोड़ा बड़ा कर दो, ओनर्स इक्विटी है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले एलेक्स की वर्किंग की कि एलेक्स का कैपिटल जो है वो 1,80,000 सीडी बैलेंस आ रहा है, और एलेक्स का करंट अकाउंट का सीडी बैलेंस कितना है 28,000 आ रहा है, यकीन नहीं है मेरी जबान पे, देख लो, एलेक्स का करंट अकाउंट का सीडी बैलेंस 28,000, करंट अकाउंट का सीडी बैलेंस 28,000 है, और एलेक्स का कैपिटल अकाउंट का सीडी बैलेंस है 1,80,000, यहाँ पर क्या 1,80,000 और 28,000, एलेक्स का टोटल इक्विटी एलेक्स की कितनी बनी इस तरह से, हाँ 2,08,000, सही। और इसी तरीके से माया का जो कैपिटल इन्वेस्टेड था 60,000 था, तो वही उसका सीडी बैलेंस है, माया का करंट अकाउंट का बैलेंस 10,000 है, ठीक है ना। माया का कैपिटल का बैलेंस 60,000, सीडी बैलेंस कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का सीडी बैलेंस 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो माया की टोटल इक्विटी कितनी बन गई 70,000, तो इस तरह 2,08,000 प्लस 70,000 हमारे पास जो बना, बस मैंने टोटल पार्टनर्स इक्विटी, टोटल डेरिवेटिव मत करना, टोटल पार्टनर्स इक्विटीज एंड लायबिलिटीज मत कर देना, लायबिलिटीज नहीं है इसमें शामिल, सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, तो टोटल पार्टनर की इक्विटी 2,278,000 हो गई। क्लियर है? इस स्टेज पे एक और बात सुन लो काम की, ये जो कैपिटल अकाउंट्स है ना, ये मेरे कहलाते कैपिटल रिजर्व्स, क्या, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व्स, इसमें से पैसा निकलवाना अलाउड नहीं होता,
और ये जो है ना करंट अकाउंट, ये मेरे क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू रिजर्व्स। क्या, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज रेवेन्यू की होती हैं, इनकम्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट जो आता है वो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, उससे होते होते करंट अकाउंट बनता है, राइट। तो करंट अकाउंट की सोर्स क्या है, इनकम ड्रिवन होता है। करंट अकाउंट कहां से बना है, इनकम से, ओनर के पैसे, ओनर के इन्वेस्टेड पैसे से नहीं बना। ओनर के इन्वेस्टेड पैसे को मैं कैपिटल कंसिडर कर लूंगा, और बिजनेस से जो इनकम जनरेट किए उसको मैं रेवेन्यू कंसिडर करूंगा। तो ये करंट अकाउंट मेरा क्या है, रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। इससे पैसा निकल सकता है, करंट अकाउंट से पैसा निकल सकता है, सही है बेटा। कंपनी के अंदर भी कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स अलग है, सही है। कंपनी के अंदर भी आपका कैपिटल रिजर्व होता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या रिवैल्यूएशन सरप्लस का अगर अकाउंट है तो वो भी कैपिटल रिजर्व है, वहां से उसमें पैसा निकाल नहीं सकता। कंपनी के अंदर रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स के जरिए और कोई रिजर्व बनाए, वो सारे रेवेन्यू रिजर्व होते हैं, जब कंपनी पे आएंगे देखेंगे, ठीक है। तो इनमें उनमें से पैसा निकल सकता है, रेवेन्यू रिजर्व में से। क्योंकि कैपिटल रिजर्व से पैसा निकलवाना बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे मुर्गी, अंडे काटने वाली मुर्गी को आपने काट जिबा कर दिया, अंडे देने वाली मुर्गी को जिबा कर दिया, सही है ना, मुर्गी बेच दी, ये सही नहीं है। ऑपरेट करके जो इनकम कमा रहे वो आप निकलवा सकते हो। सोल प्रोप्राइटर में टेंशन नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा है ना, उसका एक ही अकाउंट है, उसको खुद इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई मैं कितना निकलवाऊं। हाँ, वो ऑर्डर कर दे अगर अपने अकाउंटेंट को, यार मेरा इतना मिक्स करके नहीं चला, मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की हुई है ना उसका अलग से टी अकाउंट बनाओ ओनर्स कैपिटल के नाम से, और जो मेरा बाकी इनकम जनरेट हो रही है उससे जो टी अकाउंट बना है करंट अकाउंट बना दो। हालांकि मैं सोल ओनर हूं, लेकिन मैं खुद अपने अंदर चाहता हूं इस बात को कि मुझे अलग से दिखे नंबर्स, कहीं गलती से मैं ज्यादा ना निकलवा दूं, कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट किया वो भी ना निकलवाना शुरू हो जाए। वो अगर इसलिए इंटेंशन से करवाते तो ठीक है, लेकिन अकेला बंदा, उसका किसी के साथ डिस्प्यूट नहीं होगा, वो अपने अपने साथ ही बुरा करेगा। लेकिन इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर ये अलग करना जरूरी है, सही ना। पता चला इसका बहुत बड़ा नुकसान समझो, अगर नहीं किया कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व का सबसे बड़ा नुकसान, मैंने और लेट्स सपोज मैंने और आशिर ने, वी स्टार्टेड अ बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस। आशिर ने लगा 5 लाख, मैंने लगा 5 लाख, बिजनेस में एग्रीमेंट भी बना लिया कि जो भी प्रॉफिट होगा 50% डिवाइड करेंगे, 50-50। बिजनेस स्टार्ट हो गया, हमने करंट अकाउंट का अलग नहीं किया और कैपिटल अकाउंट रखा हुआ है सर, और जिसको निकलवाने कैपिटल अकाउंट से निकलवाएगा और जब प्रॉफिट होगा कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, लेट्स सपोज, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट हो गया, 50% शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट। बिजनेस स्टार्ट होते अगले दिन मैंने जो ना अपने बिजनेस में से 4,90,000 निकलवा लिया अपने अकाउंट से। तो बिजनेस में टेक्निकली सिर्फ रहेगा 5,10,000। अब बिजनेस 5,10,000 के, जो बिजनेस 10 लाख के, जो बिजनेस 10 लाख का माल लेके बेचता पूरे साल तो ज्यादा प्रॉफिट कमाता और डिस्ट्रीब्यूट होता दो में 50-50। अब वो सिर्फ 5,10,000 का माल खरीद रहा है और बेच रहा है, उस तरह प्रॉफिट बना रहा है। तो टेक्निकली उस प्रॉफिट के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब वो प्रॉफिट आया 50-50 डिवाइड हो गया। समझ आ रही है कितना बड़ा नुकसान है, हालांकि पैसा तो सिर्फ इसका चल रहा है उसके अंदर। इस चीज को रोकने के लिए, इस डिस्प्यूट को रोकने के लिए आप उसको फिक्स कर देंगे कैपिटल अकाउंट। सिंगल ओनर है, उसको मसला नहीं, उसने जो लगाया 10 लाख अकेले और 5 निकलवा दिया, 5 लाख, कोई मसला नहीं, 5 लाख के हिसाब से उसका बिजनेस चलेगा। उसको साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होना है उसके अकेले की जेब में जाना है, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, वो उसमें बहस नहीं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर इसलिए अलग करना पड़ता है कैपिटल और रेवेन्यू। पता चला जो पैसा लगाया वो निकाल ना ले, और निकाल के जो बाकी का पैसा उसके ऊपर राज करने लग गया पार्टनर, फायदा क्या। इसी तरह कंपनी के अंदर भी जो पैसा शेयर होल्डर का लगाता है, कंपनी में तो मसला ही नहीं है ना, शेयर कैपिटल ही अलग है। शेयर होल्डर मतलब आउटसाइड पार्टी है कंपनी से ना, तो डायरेक्टर्स वैसे भी उसको घुसने भी नहीं देंगे। बस डायरेक्टर्स को, उसको थोड़ा सा मुंह लगाता है डायरेक्टर, जिसका परसेंटेज जो है ना, शेयर होल्डिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगी ना, डायरेक्टर की भी जॉब लगी हुई है भाई, इतनी महंगी सैलरीज मिलती है, तो उस दिन वो रखे तो उसका थोड़ा खुश तो करेगा, उसके हिसाब से पॉलिसीज लेके चलेगा। लेकिन स्टिल डायरेक्टर्स लेके चलता है बिजनेस को, ठीक है, कंपनीज के अंदर। तो जब कंपनीज में आके देखेंगे कैपिटल रिजर्व अलग है, रेवेन्यू रिजर्व अलग है। तो कंपनी जब डिविडेंड देती है ना ओनर को पैसा, जब कंपनी का ओनर पैसा निकलवाता है वो डिविडेंड कहलाता है। पार्टनरशिप से जब ओनर पैसा निकलवाता है वो करंट अकाउंट का डेबिट कहलाता है, डेबिट एंड करंट अकाउंट। और अगर सोल प्रोवाइडर पैसा निकलवाता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जो डिविडेंड्स दिए जाते हैं ना, वो कहां से दिए जाते हैं, वो रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स है रेवेन्यू ड्रिवन है, रेवेन्यू रिजर्व है, मतलब इनकम स्टेटमेंट से बन के चल के बना होता है वो, जैसे पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वैसे ही, ठीक है जी। सो हियर आपका ये टॉपिक भी एंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा 5.3 लिमिटेड कंपनीज।